स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। साथियों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश का बैंक होता, एक ही देश का ऑपरेटिंग सिस्टम होता और एक ही देश का पूरी दुनिया में डेटा होता, तो क्या होता दोस्तों? जिस देश के पास वह टेक्नोलॉजी होती, वह देश बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपना गुलाम बना सकता था। अब एक और गहरा सवाल समझिएगा कि अगर आगे आने वाले 20 से 30 सालों में पूरी दुनिया का शासन, रक्षा प्रणालियां, वित्तीय बाजार, अस्पताल और न्याय व्यवस्था किसी एक या दो विदेशी कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो जाएं, तो क्या वे केवल कंपनियां रह जाएंगी या फिर वे आधुनिक युग की ईस्ट इंडिया कंपनीज जैसा बन जाएंगी? दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि हर सदी में किसी न किसी संसाधन पर कब्जे की जंग रही है। 19वीं शताब्दी को देखिए, उस वक्त कोयले की जंग थी। 20वीं शताब्दी में यह जंग तेल पर आ गई। 21वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में यह इंटरनेट और डेटा की जंग हुआ करती थी और 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसकी जंग है? उसका नाम है कंप्यूटिंग पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए आज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग में बैठी सरकारें सीमाओं पर बाद में और डेटा सेंटर्स की लड़ाई पहले लड़ रही हैं। अब मिसाइलों से भी ज्यादा घातक है एल्गोरिदम और टैंकों से भी ज्यादा शक्तिशाली है सुपर कंप्यूटर्स। लेकिन इस समय जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है किमी K3। हाल ही में जब चीनी कंपनी मूनशॉट AI ने अपना किमी K3 मॉडल लॉन्च किया, तो सिलिकॉन वैली से लेकर ओपन AI तक के ऑफिसेज में, रिसर्च रूम्स में सन्नाटा छा गया। अगर आप इसे ऐसे समझ रहे हैं कि एक नया चैटबॉट आ गया है, तो आप इतिहास की एक सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना को मिस कर रहे हैं। याद कीजिए, कुछ समय पहले चाइना ने डीप सीक लॉन्च किया था और डीप सीक ने तहलका मचा दिया था। तो वेस्ट ने क्या कहा था? यह महज एक इत्तेफाक है। अमेरिका के चिप बैन के बाद चाइना बहुत लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाएगा। लेकिन डीप सीक के बाद जब किमी K3 लॉन्च होता है और यह साबित हो जाता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह चीन का एक सुनियोजित पैटर्न है। आज अमेरिका और चीन AI का उपयोग केवल निबंध लिखवाने या ईमेल ड्राफ्ट करने के जरिया के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए AI का मतलब है साइबर वॉरफेयर एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल डोमिनेंस और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी सिंथेसिस। साथियों, जो इस दौड़ को जीतेगा वह तकनीकी केवल नहीं बेचेगा, वह 22वीं सदी की दुनिया के नियम तय करेगा और ये दोनों देश बखूबी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आज के दौर में दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है, आप कहेंगे परमाणु बम या हाइपरसोनिक मिसाइल। शायद पेंटागन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जवाब अलग होगा। उनके लिए आज का सबसे बड़ा हथियार है GPU, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आज एनवीडिया के जो CEO हैं, जोसेन हुआंग, जब एक भाषण देते हैं तो ग्लोबल शेयर बाजारों में अरबों डॉलर का फेरबदल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चाहे ओपन AI का चैट GPT हो, गूगल का जेमिनाई हो या एंथ्रोपिक का क्लाउडे हो, चाइना का डीप सीक और किमी K3, इनको ट्रेन करने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत होती है वह सिलिकॉन वैली का सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एनवीडिया का हार्डवेयर GPU देता है। और इसीलिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और AI को ट्रेनिंग देना क्या होता है इसको समझिएगा दोस्तों। इसे एक साधारण उदाहरण के साथ समझिए। अगर आपको किसी साधारण छात्र को UPSC का टॉपर बनाना हो तो आप उसे केवल एक किताब नहीं देते, उसे लाखों पन्ने पढ़ने होते हैं, हजारों उत्तर लिखने होते हैं और वर्षों तक लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। जब किसी AI मॉडल को ट्रेन किया जाता है तो उसे पूरी दुनिया का डिजिटल ज्ञान, अरबों किताबें, रिसर्च पेपर्स, कोड्स एक साथ प्रोसेस करने पड़ते हैं और यह काम सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसर्स यानी कि CPUs नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए हजारों GPU और GPU को एक साथ महीनों तक समानांतर इसके लिए चलाना पड़ता है। वॉशिंगटन ने एनवीडिया और TSMC जैसी कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए कि वे अपने उन चिप्स को, AI चिप्स को, जैसे H100 और B200 को चाइना को नहीं बेच सकते। चाइना ने
जब नहीं चाइना को बेच सकते तो अमेरिका का इसके पीछे जो लॉजिक था ना वो बहुत सीधा था। अगर चीन के पास चिप्स नहीं होगी तो वो सुपर स्मार्ट एआई बनाएंगे कैसे। लेकिन चाइना ने हार नहीं मानी। उसने हार मानने के बजाय अपना पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही बदल दिया। चाइना ने सोचा कि अगर अमेरिका के पास 100 लीटर पेट्रोल वाली बड़ी गाड़ी है तो हम एक ऐसी तकनीकी बनाएंगे जो 10 लीटर पेट्रोल में उतनी ही दूरी तय कर देगी। चाइना ने कम संसाधनों में ओपन वेट और मॉडल्स के जरिए अमेरिका के अरबों डॉलर के एकाधिकार को सीधी चुनौती देना शुरू कर दिया और यहीं से यह लाई क्लोज्ड सिलिकॉन वर्सेस ओपन आर्किटेक्चर की लड़ाई। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको समझिएगा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। सिलिकॉन वैली किमी K3 से इतनी आशंकित क्यों है? ओपन एआई का बिजनेस मॉडल क्या था दोस्तों? ओपन एआई का बिजनेस मॉडल था कि वे चाहते थे कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल हो जो क्लोज सोर्स हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मोनोपोली को बनाया है उन्होंने। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया उनके सर्वर पर निर्भर रहे, हर महीने $20 की फीस दे और सारा डेटा उनके अमेरिकी सिस्टम पर स्टोर होता जाए। यह बिल्कुल वैसा ही मॉडल था जैसा किसी जमाने में गूगल सर्च या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का था। लेकिन जब लोग इस तकनीकी के इतने आदी हो जाते हैं तो उनके पास विकल्प ही न रह जाए तो केवल कंपनियां लाभ नहीं कमाती दोस्तों, वह सॉवरेनिटी हासिल कर लेती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब एकाधिकार टूटता है, IBM का वर्चस्व माइक्रोसॉफ्ट ने तोड़ा, नोकिया का साम्राज्य एप्पल ने ध्वस्त किया और याहू को गूगल ने पछाड़ा। आज चीन और मेटा जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं वह है ओपन वेट इकोसिस्टम। दोस्तों क्लोज्ड और ओपन वेट इकोसिस्टम को समझिएगा। क्लोज्ड मॉडल जो होता है, जो ओपन एआई और गूगल अपना रहे हैं, यह एक ऐसे बंद कमरे की तरह है जिसकी चाबी सिर्फ कंपनी के पास है। आप सिर्फ वही देख सकते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। जबकि जो ओपन इकोसिस्टम है, जैसे किमी का है, डीप सीक का है, इनका क्या है, यह एक खुली डिजिटल लाइब्रेरी की तरह होती है। दुनिया का कोई भी डेवलपर, सरकार, शोधकर्ता उस मॉडल को डाउनलोड कर सकता है, अपने सर्वर पर चला सकता है और अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकता है। यह इन दोनों के बीच का एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। इसका सबसे गहरा जो खतरा है और जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या होगा दोस्तों? इस खतरे को समझिएगा। विश्व के विचारकों को लगता है कि हम डिजिटल बर्लिन वॉर के युग में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। एक तरफ होगा अमेरिकन एआई इकोसिस्टम जिसे अपने नैतिक और आर्थिक नियमों के अनुसार चलाया जाएगा। दूसरी तरफ होगा चाइनीज एआई इकोसिस्टम जिसका अपना अलग आर्किटेक्चर होगा। यदि दुनिया दो अलग अलग टेक ब्लॉक्स में बढ़ गई तो निष्पक्ष और तटस्थ देश कहां जाएंगे? और यहीं से प्रवेश होता है दुनिया के सबसे बड़े डेटा पूल का, हमारे देश का, भारत का। तो साथियों, जब दुनिया में एक तरीके से समझिएगा कि अब सबसे बड़ी बुनियादी और कड़वा सवाल जो हमारे सामने है वह यह है कि इस महायुद्ध में भारत कहां खड़ा है। देखिए, इतिहास ने हमेशा एक पाठ पढ़ाया है हमें कि पहली औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, हम उपनिवेश बन गए। दूसरी औद्योगिक क्रांति में अमेरिका आगे निकला, हम उपभोक्ता बन गए। तीसरी औद्योगिक क्रांति में भारत ने दुनिया को बेहतरीन इंजीनियर्स दिए। लेकिन गूगल, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी एक भी वैश्विक कंपनी भारत से नहीं निकली। आज जब हम चौथी औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर हैं और अगर इस बार भी हम हर बार की तरह दूसरों के मॉडल्स के यूजर्स बने रह गए तो हम तकनीकी और एक तरीके से कहें कि तो आंशिक रूप से दोबारा पराधीन यानी गुलाम हो जाएंगे। इसे ही हम कह सकते हैं डिजिटल कॉलोनिज्म। और हम अभी इसके लिए कितने तैयार हैं इस पर आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लेकिन इस बार भारत ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्राप्त कर लिया है जो ना अमेरिका के पास है और ना चाइना के पास है। पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। यूपीआई, आधार, ONDC, कोविन और डिजी लॉकर, यह भारत के पास दुनिया के सबसे संगठित और पारदर्शी डिजिटल स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा डेटा डाइवर्सिटी है हमारे पास। 140 करोड़ लोगों का जनसांख्यिकीय डेटा और दर्जनों भाषाएं और विविधताएं हमारे पास हैं। इंडिया AI मिशन सरकार ने लॉन्च किया है जो कि कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के संकल्प के साथ किया गया है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों कंप्यूटिंग की सॉवरेनिटी।
जो कि हमारे पास मिसिंग है। हमारे पास डेटा है, हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास मार्केट है, लेकिन हमारे पास हार्डवेयर एडवांटेज नहीं है जहां पर हम एडवांस चिप्स और डेटा सेंटर्स बना सकते हो। हम आज भी 90% से ज़्यादा चिप्स और सर्वर हार्डवेयर का विदेशों से आयात करते हैं। इसीलिए भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ जो है वह चिप्स बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की 21वीं सदी की संप्रभुता का एक सुरक्षा ढांचा भी है। साथियों, महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, 20वीं सदी में कहा जाता था कि जिसके पास तेल है वही दुनिया पर राज करेगा। 21वीं सदी की शुरुआत में कहा गया डेटा इज न्यू ऑयल, और आज 2026 में मैं आपसे कहता हूं कि डेटा इज नॉट अ जस्ट न्यू ऑयल, कंप्यूट पावर इन एआई मॉडल्स आर द रिफाइनरीज। यदि हमारे पास अपनी रिफाइनरी यानी कि नेटिव एआई मॉडल्स नहीं होंगे तो हमारा कच्चा माल दूसरे देश ले जाएंगे, हमें दोनों ही चीज़ें महंगे दामों पर रिफाइंड प्रोडक्ट के तौर पर वो लोग बेचेंगे। भारत को 5 मोर्चों पर तुरंत काम करना होगा। पहला, सॉवरन एआई मॉडल्स, जहां पर भारतीय भाषाओं और भारतीय प्राथमिकताओं पर आधारित अपने मॉडल्स हमें बनाने होंगे। दूसरा, कंप्यूट कैपेबिलिटी, जहां पर भारत में ही बड़े पैमाने पर जीपीयूज और सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स का निर्माण करना होगा। तीसरा, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस हमें डेवलप करनी होगी। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को युद्ध स्तर पर पूरा करना होगा। चौथा, डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन करना होगा, ऐसा विनियमन जो कि इनोवेशन को ना रोके और नागरिक डेटा को सुरक्षित भी रखे। और पांचवां, एआई टैलेंट का रिटेंशन, भारत के शोधकर्ताओं को भारत में ही विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना होगा। साथियों, आज सवाल यह नहीं है कि किमी K3 कितना पावरफुल है या चैट जीपीटी कितना लोकप्रिय है। सवाल यह है कि क्या आगे आने वाले समय में न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन में बैठा कोई बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान किसी इंडियन एआई इंजन से पूछेगा? क्या भारत एआई का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहेगा या दुनिया का सबसे भरोसेमंद एक्सपोर्टर बनेगा? सवाल सिर्फ तकनीकी का नहीं है दोस्तों, सवाल 2047 के विकसित भारत की अस्मिता का भी है। तो साथियों, इस पूरे एनालिसिस पर आप अपनी राय अवश्य व्यक्त कीजिएगा। आप कौन से मॉडल को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि भविष्य में भारत भी चैट जीपीटी या किमी K3 जैसा कोई मॉडल ला पाएगा? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर सा ऑफर है हमारे पास। गुरु कृपा ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर, जहाँ पर आपको फीस में 50% का डिस्काउंट और कोर्स में डबल वैलिडिटी दी जा रही है। और इसके साथ साथ यूपीएससी रैंकर्स के द्वारा मेंटोरशिप भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। आपको क्या करना है, आपको हमारे बैचेस में एडमिशन लेना है। आप हमारा हिंदी मीडियम का बैच, इंग्लिश मीडियम का बैच या बाइलिंगुअल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे बैचेस को ज्वाइन करते ही आपको क्या करना होगा, आपको बस PK लाइव कोड लगाना होगा और इसके बाद आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे आपका लक्ष्य 2027 हो, 2028 हो या 2029 हो। आप हमारे प्रत्येक बैच में से जिस बैच को लेना चाहें और जिस मीडियम में लेना चाहें ले सकते हैं। बस आपको PK लाइव कोड लगाना है और इसके साथ साथ हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना है। महत्वपूर्ण रूप से यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है या आप मेरे वीडियोज़ के अपडेट रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो इन चैनल्स में से जो भी आपको पसंद हो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।